हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 17 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। आज हम तीन इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। वो रहेगा एक तो बॉर्डर्स एंड रेड लाइंस, इसमें हम जानेंगे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड बुरा मुद्दा, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। दूसरा जो मुद्दा रहेगा हमारा वो रहेगा मूविंग टू क्लीन एनर्जी, कैसे हम क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, पर चैलेंजेस भी कुछ हैं और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो वैसे ही थोड़ी मुश्किलें होने वाली हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और तीसरा आर्टिकल रहेगा प्रिपेयरिंग फॉर ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेंगे। तो चलिए तीन आर्टिकल से तीनों को डिटेल में देखते हैं हम। फर्स्ट आर्टिकल है बॉर्डर्स एंड रेड लाइंस। इस आर्टिकल को लिखा है आरुष खन्ना ने। देखो, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की अगर बात करें तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि एक जो इंसॉल्वेंट डेटर है, उधार लेने वाला बंदा या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने उधार लिया है पर वो पैसा रिटर्न करने में सक्षम नहीं है, उसके पीछे वजह कुछ भी हो, तो पैसा रिटर्न अगर नहीं कर पा रहे हैं और वो भी कहाँ, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में। मान लो एक बंदा जो इंडिया में भी है उसकी फर्म का एसेट, और दूसरा है दूसरी जगह, मान लो उसका नेदरलैंड्स या यूके कहीं पर दूसरी जगह पर भी है, और दोनों जगह से उसने लोन लिया हुआ है। अब होगा क्या कि यहाँ पर भी वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है पैसा उधार लिया हुआ, और यहाँ पर यूके में भी नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों जगह पर वो इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब टाइम पे जो ईएमआई देनी थी वो नहीं दे पाया, तो दोनों जगह पे इंसॉल्वेंट हो गया। कंपनी एक ही है, तो इस केस में ये दोनों यूके और इंडिया मिलकर के अगर इस एंटिटी को टैकल करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, एक तरीके से क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मैनेज करना। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या हो जाता है कि दोनों कंट्रीज अगर साथ में आएंगे तो ही काम हो पाएगा। ठीक है ना, कोई भी एक सिंगल लीगल सिस्टम में ना होकर के अलग अलग लीगल सिस्टम्स में अगर इस तरीके से इंसॉल्वेंट साबित हो रही है कोई भी फर्म या कोई भी इंडिविजुअल, तो उसको टैकल करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। तो इस केस में क्या किया जा सकता है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल हो, तो इसके लिए देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं कुछ अपनी तरफ से काम कर सकती है। तो एग्जैक्टली उसी लाइन पे आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, उनके द्वारा यूएन सेट्रल मॉडल लॉ रिलीज किया हुआ है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए। मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अगर कोई भी एक एंटिटी, अगर आप कह सकते हो कि वो इंसॉल्वेंट साबित हो रखी है, तो उनको टैकल करने के लिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी बोलेंगे इसको, और उसको मैनेज करने के लिए मॉडल लॉ यूएन सेट्रल का ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि मई 30 1997 को अडॉप्ट किया गया था। कब? जब यूनाइटेड नेशन का ये जो कमीशन है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पे, उसके द्वारा 13 सेशन जब था उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया था वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल में। तो ऐसे में ऐसी बात भी नहीं है कि कोई इंटरनेशनल लॉ अवेलेबल नहीं है, मॉडल लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जैसा कि नाम से पता पड़ गया मॉडल लॉ, मॉडल का मतलब हो गया एक तरीके से सजेस्टिव मैनर में एक कानून बनाया हुआ है। अब डिपेंड ये करता है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए जो भी कंट्रीज मिलकर के काम कर रहे हैं वो कंट्रीज अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने डोमेस्टिक कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यूके और इंडिया का भी एग्जांपल हमने लिया, तो यूके अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे इस मॉडल लॉ को वेरी कर सकता है और इंडिया भी कर सकता है, इसलिए इसको मॉडल बोल दिया। एक तरीके से मॉडल नहीं देते क्या हम, जैसे टेस्ट पेपर का मॉडल पेपर आ गया, आइडिया लग गया कि हाँ कैसा क्या क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, उसी तरीके से मॉडल लॉ तैयार रहता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हो इसमें फॉरेन इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स हैं, वो उनको भी अलाउ किया जा सकता है कि वो कौन से डोमेस्टिक कोर्ट्स को एक्सेस करना अलाउ करता है। जैसे इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में कोई पर्टिकुलर एक अथॉरिटी होगी या फिर जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो चाहें तो जो फॉरेन कोर्ट्स हैं उनके साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, और चाहे क्या करना ही होगा, तभी जाकर के आउटकम अच्छे से निकल पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड का या यूके का ज्यूरिसडिक्शन अलग है और इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन अलग है। दोनों में अगर एक कॉमन चीज़ नहीं आई, और कॉमन चीज़ नहीं आएगी तो फिर आप कैसे एडजुडिकेट करोगे किसी भी डिफॉल्टर को, है कि नहीं, जो भी इंसॉल्वेंट है उसको। तो उस केस में दोनों का साथ में आना ज़रूरी है। इसके अलावा एक दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल भी होती है। जैसे मान लो कि यूके में कोई प्रोसीडिंग हुई है और वो भी दोनों के एग्रीमेंट के बेसिस पे, तो वो यूके वाली जो वर्डिक्ट आ रही है ना यूके के कोर्ट की, वो इंडियन कोर्ट्स भी मानेंगे। और ऐसा ही अप्लाई हो जाएगा कि अगर इंडियन कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट देते हैं तो वो यूके की कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। इस तरीके का एग्रीमेंट फाइनलाइज होगा
जिससे कि इंसॉल्वेंसी जैसी जो प्रॉब्लम है जो कि क्रॉस बॉर्डर चल रही है, दोनों एक से ज्यादा कंट्रीज में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे मैनेज हो पाएगा। अभी तक देखो ये जो यूएन सिट्रल का जो मॉडल है, मॉडल लॉ, इसको देखो 49 कंट्रीज ने अडॉप्ट कर रखा है। अब इसी लाइन में इंडिया ने भी अपनी तरफ से एक नोटिस रिलीज किया है 24 नवंबर को, और रिलीज करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने ये लिखा है कि भाई हमें, मतलब पब्लिक कमेंट्स हैं, उनको इनवाइट किया है कि भाई हम भी एक मॉडल लॉ को फॉलो करना चाह रहे हैं, ये जो अभी इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी को सेटल करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे तो देखो पहले तो एक ड्राफ्ट रूल था, वो रिलीज तो पहले ही कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अक्टूबर 2018 में, जिसमें इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी के द्वारा ये रिलीज हो गया था। जनवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी CBIRC के नाम से, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हाँ हमें वाकई में रूल बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, जैसे कि जेट एयरवेज का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, या वीडियोकॉन का एग्जाम्पल ले लो, तो ये इंटरनेशनल मुद्दे बने हुए हैं जहां पर इंडिया में भी ये डिफॉल्ट साबित हो गए या इंसॉल्वेंट है, इंडिया में भी अपना EMI टाइम पे नहीं पे कर रहे हैं, और दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जहां पर इन्होंने लोन लिया हुआ है वहां पर भी ये अपना काम पूरा प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जेट एयरवेज को एडजुडिकेट करने के लिए इंडियन सिस्टम को तो काम करना ही पड़ेगा, साथ में जहां जहां पर भी जेट एयरवेज पे कर्जा है जिसको जेट एयरवेज रिटर्न नहीं कर पा रही है, उन कंट्रीज के साथ में इंडियन सिस्टम को में काम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाता है कि जेट एयरवेज के एसेट्स दूसरे कंट्री में है, वो भी वहां पर सीज करेंगे, इंडिया वाले भी सीज करेंगे, और वहां पर भी वो एसेट जो हैं उनको फिर ऑक्शन होगी, उनमें कई इशू आ जाते हैं। अब ऐसे एक कंबाइन एक एंटिटी के तौर पे अगर लिया जाए और फिर एक इंटरनेशनल ऑक्शन हो, तो फिर दोनों कंट्रीज को कुछ फायदा भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर जेट एयरवेज और वीडियोकॉन ग्रुप है, दोनों का ये है कि भाई इनके एसेट जो हैं वो इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। ठीक है, तो जरूरत क्या है कि कैसे भी करके एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे कि हार्मोनियस मैनर में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए, और ये इंसॉल्वेंसी जो कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हम जिसको बोल रहे हैं, इस मेनेस को कंट्रोल करने में थोड़ी सी सफलता मिलनी शुरू हो। फिर आगे राइटर ये बोल रहे हैं कि जो ड्राफ्ट लीगल फ्रेमवर्क है जो प्रपोज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, ये सही दिशा में है, और हमारे कोड में जितनी भी ज़रूरतें होनी चाहिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिस पे फोकस भी किया जा रहा है इस ड्राफ्ट रूल में, वो है बायलैटरल एग्रीमेंट्स, कि हाँ हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे। पर सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि आप हर एक कंट्री के साथ में सेपरेट एग्रीमेंट करने लग जाओगे तो बोले एक तो इनकॉन्ग्रुअस हो जाएगा, दैट मीन्स वो हार्मनी में या असंगत हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए और मल्टीपल नेगोशिएशंस आपको करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ में एंगेज करते टाइम पर हमें अलग अलग, कहते हैं ना कि हाँ हमें मुद्दों को अलग अलग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर एम्फेसाइज डाल रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में हम अगर एग्रीमेंट करेंगे तो बोलो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, अलग अलग नेगोशिएशंस हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे में जो नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए जो भी बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, एक ही कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, तो कुछ कॉमन सेट्स ऑफ प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए जो कि कॉमन हो, जिससे कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको हम टैकल कर सके। ऐसा नहीं कि बायलैटरल एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इंडिया की ही कंपनी यूके में भी काम कर रही है, इंडिया की ही कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रही है, इंडिया की ही कंपनी यूएसए में भी काम कर रही है फॉर एग्जांपल, राइट। तो अब इस केस में उस कंपनी की अगर आप, वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तीनों कंट्रीज में और इंडिया में भी, चारों कंट्रीज में, अब आप कैसे मैनेज करोगे? अगर यूके के साथ में आपके अलग नेगोशिएशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग हैं और यूएसए के साथ अलग हैं, तो बोला ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे में अगर कोई भी बिजनेस हाउस अगर नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए अपना ट्रेड राइज कर रहा है ना, तो उनके लिए कुछ कॉमन गाइडलाइंस होनी चाहिए, कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हम टैकल कर सके। ये हमने देख लिया, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की ज़रूरत तो हमें पड़ी रही है। जैसे आपको पता है कि जैसे सिंगापुर में आर्बिट्रेरी कोर्ट्स अवेलेबल हैं, और इंडिया को भी आर्बिट्रेशन के लिए हब बनाना चाहते हैं कि मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन का मतलब मध्यस्थता, कि मान लो कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, उस इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करना है, तो उसके लिए
इंडिया में या फिर सिंगापुर में जाकर के वो कंपनी पहुंच गई, ठीक है, और ये कहने लग गई कि जी हाँ, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल हम अभी रिसेंट का ही ले लें, जैसे अमेजोन का ही है एक एग्जांपल, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजोन के बीच में फ्यूचर इंडस्ट्रीज समथिंग का कुछ लेकर के डिस्प्यूट है, उसको लेकर के अमेजोन पहुंच गई सिंगापुर में, सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट में, और वहां पर वर्डिक्ट आ गया अमेजोन के फेवर में। अब उस वर्डिक्ट को मानना जरूरी हो जाता है, जो जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उन कंपनीज में, उन कंट्रीज में जो भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। तो इस केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ गया कि हाँ जी, मुझे अमेजोन के फेवर में जो वर्डिक्ट आया वो मुझे मानना पड़ेगा। अब फिर मुद्दा ये है कि मानने के अलावा भी तो एक मुद्दा हमारे यहाँ पर अपील का भी तो रह जाता है ना, तो उसी चीज को अपील भी किया जा सकता है। तो देखो, इस तरीके के नेगोशिएशंस इंटरनेशनल लेवल पे होना एक आम बात हो चुकी है। और ये जो आर्बिट्रेशन होता है ना, इसके पीछे यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूयॉर्क कन्वेंशन। इसको अभी तक 167 कंट्रीज ने साइन कर लिया है अभी तक। तो ऐसे में सिग्नेटरी कंट्रीज जो हैं उनको सेपरेट प्रोसीडिंग्स के लिए जाने की जरूरत नहीं होती है। एक ही प्रोसीडिंग कि हाँ जी, एक इंडियन कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंडर में जो भी आर्बिट्रेरी कोर्ट्स अवेलेबल है उनमें वो जब पहुंच गए तो जो भी उनके पास उनको वर्डिक्ट मिला उसको दोनों को मानना होगा। इसके लिए क्या होगा, ना तो अमेजोन को इंडिया में आकर के डील करने की जरूरत हुई और ना रिलायंस को अमेरिका में जाकर के डील करने की जरूरत हुई। तो बोले इसी तरीके की यूनिफॉर्म गाइडलाइंस अगर रहेगी, जिस तरीके से हम मध्यस्थता की बात करें आर्बिट्रेशन की, तो बोला इसी तरीके से इंसॉल्वेंसी को भी हमें टैकल करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल नेगोशिएशंस, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। इसके आगे जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है, इसमें देखें तो अभी ज़्यादा इन डेप्थ स्टडीज़ का इतना वो नॉलेज मिल नहीं रहा है। अगर रीडिंग मारी जाए इस ड्राफ्ट रूल जो रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा, तो इसमें देखो असिस्टेंस की बात करें कि फॉरेन कोर्ट्स को, या फिर आप देख सकते हो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंसॉल्वेंसी के टाइम पे, जो भी लॉयर्स हैं, उनकी अगर बात करें तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि इस लॉ में अवेलेबल है, दैट इज़ कि भाई इंडिया में या फिर इंडिया के अलावा जो दूसरी काउंटर कंट्री है वहां की बात करें, तो बोलो दोनों जगह पे अगर कोई इंसॉल्वेंसी केस ड्यू है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुद्दा तो पहुंचेगा कहां पर, किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में। तो इंडिया ने तो देखो अपने प्रपोज्ड लॉ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको बनाया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, NCLT, जिसका काम क्या होगा, एक प्रॉपर मैनर में ये डिसाइड करना कि भाई जो कोई भी आप केस चल रहा है उसमें मेन प्रोसीडिंग कंसिडर करोगे किसी भी फॉरेन प्रोसीडिंग को, या नॉन मेन प्रोसीडिंग। अब इसमें मेन और नॉन मेन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि रिलायंस जो है इसके ज़्यादातर एसेट्स इंडिया में है और रिलायंस का एक केस चल गया, या फिर XYZ कंपनी लो, रिलायंस क्यों ले रहा हूं मैं बार बार, XYZ कंपनी है कोई और वो इंसॉल्वेंट साबित हो रही है इंडिया में, और उसी का इंसॉल्वेंसी कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में भी साबित हो रहा है, मान लो कंट्री A है, ठीक है। अब वो दूसरे कंट्री में भी इंसॉल्वेंट है पर वहां पर एक दो एसेट्स हैं, ज्यादा नहीं है। अब आप देखो कि इस कंपनी का ओरिजिन कहां से है, XYZ से है कि नहीं। अब XYZ का इंडिया से ओरिजिन है कि नहीं XYZ कंपनी का, तो ये होगी मेन प्रोसीडिंग कहां के लिए कंसिडर होगी, इंडिया में। अब मानो अमेजोन का केस आ गया, अब अमेजोन का ले लो या फिर अमेरिका की कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कि ओरिजिन तो अमेरिका से है पर वो वहां पर भी इंसॉल्वेंट हो गई और इंडिया में भी उसके कुछ एसेट्स है और इंडिया में भी वो इंसॉल्वेंट हो गई। अब इस केस में NCLT को डिसाइड करना, ये देखना होगा कि इसके मेन एसेट्स कहां पर है, कहां पर इसका मेन सेंटर है। तो इसका सीधी सी बात है कि जो कंपनी बर्बाद हो रही है उसका मेन सेंटर अमेरिका है, तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे, मेन प्रोसीडिंग के तौर पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कंपनी का जो मेन सेंटर है जहां से वो ऑपरेट कर रही है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से मेन प्रोसीडिंग या नॉन मेन प्रोसीडिंग की टैगिंग दी जाएगी NCLT के द्वारा उस पर्टिकुलर केस को। जैसे कि अब अगर यहां पर मान लो अमेरिकन कोई कंपनी है, ठीक है, जो कि इंसॉल्वेंट साबित हो गई, तो उस केस में उसको क्या देगा NCLT अपने हिसाब से नॉन मेन प्रोसीडिंग, क्यों मतलब मेन प्रोसीडिंग फॉरेन एंटिटी का या फॉरेन प्रोसीडिंग है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा,
मेन प्रोसीडिंग के तौर पे, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी है और अमेरिकन प्रोसीडिंग्स, अमेरिकन कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग है उसी को रिकॉग्नाइज करना है। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हो कि अगर एक इंडियन कंपनी इंसॉल्वेंट होती है जो कि अमेरिका में भी इंसॉल्वेंट साबित हो गई, तो उस केस में अमेरिका में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है ना, कोर्ट्स में जो बातचीत हो रही है, उसको एनसीएलटी नॉन मेन प्रोसीडिंग कैटेगरी में डाल सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, उस एंटिटी का मेन जो ऑपरेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंडिया। तो इस केस में फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन को या फॉरेन प्रोसीडिंग्स को मेन नहीं बोला जाएगा। तो मेन और नॉन मेन प्रोसीडिंग डिसाइड करने की अथॉरिटी इन रूल्स के अंडर में किसको दी है, एनसीएलटी को। इसके अलावा ये भी है कि मॉरेटोरियम देना, जैसे छूट देना कि हाँ जी थोड़ा सा अगर देना कि मान लो कोई फॉरेन एंटिटी है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो उसको भी अगर कहीं थोड़ी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और अगर वो चाहे कि हाँ जी थोड़ा सा अगर रिलैक्सेशन मिल जाए, तो वो कंपनी अपने ड्यूज़ को रिलीज़ कर देगी, जो भी बकाया राशि है वो रिटर्न कर देगी। तो उस केस में एनसीएलटी उसको मॉरेटोरियम दे सकता है। देखो अभी ये जो रूल्स हैं अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोग्रेस है, इसलिए फाइनलाइज तो नहीं है, पर हाँ अभी भी कुछ और चीज़ें भी है जिन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं, इनको अप्लाई करने के लिए कोई प्रॉपर अभी मैकेनिज्म नहीं है। मतलब जजमेंट आ गया, अब उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए अभी तक कोई प्रॉपर इन रूल्स के अंदर कोई आप कह सकते हो डिटेल्ड डिस्कशन या डिटेल्ड वो जो कहते हैं ना नॉर्म्स अभी दिए हुए नहीं है। इसके अलावा जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन के लिए, जो कमिटी, उसने भी ये रिकमेंड किया है कि एक इनेबलिंग प्रोविजन होना चाहिए जिससे कि जो भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको एनफोर्स किया जा सके, उनको अप्लाई किया जा सके, राइट। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी टर्म यूज की गई है इस ये जो रूल्स अभी रिलीज किए गए हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए। तो पब्लिक पॉलिसी जिसमें ये है कि हाँ फॉरेन कंट्रीज में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको क्या रिकॉग्निशन देना है, उसमें पब्लिक पॉलिसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब ये पब्लिक पॉलिसी एक वेग वर्ड है, क्लियर नहीं है, इसको प्रॉपर डेफिनेशन देने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, लॉ मेकर्स अपने हिसाब से पब्लिक पॉलिसी, किसी भी चीज को पब्लिक पॉलिसी बना करके और जो फॉरेन प्रोसीडिंग्स हैं उनके साथ में अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं होना चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे फॉरेन प्रोसीडिंग को आप मेन बोलो या नॉन मेन बोलो, तो ये पब्लिक पॉलिसी टर्म क्या है इसको क्लियर करना जरूरी है। तो ऐसे अपनी तरफ से राइटर ने तो दे दिए अपनी तरफ से कमेंट। इसी तरीके से आता है, देखो जब कभी भी कोई लॉ अगर ड्राफ्ट या कुछ भी इस तरीके से रिलीज किया जाता है ना पब्लिक कमेंट के लिए, तो इस तरीके से एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो सीधा मिनिस्ट्री को लिख करके दे देते हैं, कुछ अपनी मेल डाल देते हैं, और कुछ जो हैं एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स हमारे यहाँ पर न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं ओपिनियन वाले पेज में कि हाँ भाई हमारे हिसाब से ये चेंजेस आने चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है मूविंग टू क्लीन एनर्जी। इस आर्टिकल को देखो लिखा है सुरंजलि टंडन जी ने, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि देखो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे अगर देखें तो लगातार क्लाइमेट गर्म होती चली जा रही है, सी लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने पिछले कई सालों में इस तरीके के कमिटमेंट भी लिए हैं, पर सवाल यह है कि अब जो है वो डाउट के लिए कोई स्कोप नहीं बच जाता है कि आप एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट करो। अब कोऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सीधी सी बात है गवर्नमेंट्स ने तो अपनी तरफ से बातें बोल दी, एम्बिशियस टारगेट्स रख दिए, जिनमें एक है फॉसिल फ्यूल को रिमूव करना। अब सवाल यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, इनके लिए फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक तो पावर जनरेशन, सीमेंट प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील की बात कर लो, हर एक सेगमेंट में हमारे यहाँ पर कोल बेस्ड सिस्टम ही काम कर रहा है। तो ऐसे में फॉसिल फ्यूल को बिल्कुल ही आउट करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तब जाकर के कोई ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो सकती है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, दूसरा नया टेक्नोलॉजी की बेसिस पे कुछ काम करो और एग्जिस्टिंग को आप बिल्कुल ख़त्म करो, तो इसके लिए कितने लाखों लोगों की या करोड़ों लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कितने लोग इन सारे सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसीलिए ग्लासगो समिट में जब फाइनल डॉक्यूमेंट हो रहा था ना, फाइनलाइज हो रहा था ग्लासगो समिट का डॉक्यूमेंट, तो उसमें ये कह दिया था कि फेज आउट की बजाय फॉसिल फ्यूल के लिए आप फेज डाउन लिखो, और ये चीज़ मानी भी गई। कारण क्योंकि इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क या कह सकते हैं ना चैलेंजिंग तो ऑलरेडी है ही।
जैसे कि इंडिया ने अपने कमिटमेंट दिए, पंचामृत जो दिए थे ग्लासगो में। पर सवाल यह है कि उन पंचामृत को ज्वाइन करने में अगर आप 100% ही इस तरीके की कह सकते हैं ना एकदम रेडिकली कदम उठाना शुरू कर दो कि फेज आउट ही करना है, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे में लो कार्बन ट्रांजिशन पाथवे वैसे ही बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए। अगर हम इस तरीके से देखें कि फेज आउट ही कर दो तो वो तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। वही बात हो गई कि आपने टारगेट ही इतना बड़ा सेट कर लिया कि उसके बारे में सोचना ही बेकार है फिर। ठीक है, तो ऐसे में कुछ लोगों का ये मानना है कि ग्लासगो एग्रीमेंट में जब फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था तो फेज आउट को जब इंडिया ने फेज डाउन करने की बात की तो बोला उसको उसके ऊपर वाटरिंग डाउन इफेक्ट आया। वाटरिंग डाउन का मतलब हो जाता है कि आप किसी भी चीज को थोड़ा कमजोर बना दो। पर सवाल यह है कि आप हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली अगर देखो तो हमें तब क्लियरिटी आएगी, या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है तब क्लियरिटी आएगी कि इंडिया जैसे कंट्रीज जो कि पास्ट में कॉलोनीज रह चुके हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे हुए हैं, उन कंट्रीज का खुद से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में या जो एनवायरमेंटल सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा तो वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा हुआ, यूरोपियन कंट्रीज को, जिससे कि उनका इंपीरियलिज्म भी बढ़ता चला गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता रहा और उसकी वजह से लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ाया और उसी के अंतर्गत इंडिया गुलाम बना था। और इंडिया में भी अगर कहीं पे रेलवेज शुरू हुई थी तो वो इसीलिए शुरू की गई थी कि वेस्टर्न कंट्रीज या फिर जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। इंडिया की तरफ से तो कार्बन बजट जो है वो अभी भी बहुत कम है। इंटरनेशनली पर कैपिटा कार्बन एमिशन आप वर्ल्ड लेवल पे जितना है उससे बहुत कम है इंडिया में। अगर इंटरनेशनली देखिए तो 3.2 टन के लगभग एक इंडिविजुअल जो है वो एक साल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, जबकि इंडिया में 1.6 टन ही है। तो ऐसे में अभी हम बहुत पीछे हैं और इसके लिए अगर हम ये दबाव बनाना शुरू कर देंगे डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक इंडिया कि भाई आप इस तरीके से फेज डाउन की बजाय फेज आउट करो फॉसिल फ्यूल को, तो बोला आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हो। हम पहले से गरीबी को, भुखमरी को, इनका सामना कर रहे हैं और इसी चीज़ में अगर आप हमें वापस से धकेल दोगे तो इसका मतलब तो फिर से एक तरीके का नया कॉलोनियलिज्म शुरू हो रहा है। तो फिर भी आप देखो पिछले कई सालों में जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से आज तक अगर देखें तो हमारी जो पूरी कम्युनिटीज हैं, पूरी पॉपुलेशन है, उसका 35% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इंडिया के वो कोल पे डिपेंडेंसी रखते हैं। चाहे फिर वो पेट्रोलियम की बात कर लो, कुकिंग गैस के लिए बात कर लो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उनकी बात कर लो। तो हमारे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 38% डिस्ट्रिक्ट की डिपेंडेंसी तो सीधा का सीधा कोल पे है। हाउस होल्ड की डिपेंडेंसी इनके ऊपर आ रही है, पेट्रोलियम पे या फिर नेचुरल गैस पे। तो कैसे हम जो लो कार्बन पाथवे है उसको अचीव कर पाएंगे, उस पर चल पाएंगे, क्योंकि मुश्किलें बहुत हैं। ये हम इग्नोर नहीं कर सकते कि 1984 में यूके ने भी इसी तरीके के कदम उठाए थे जब इनएफिशिएंट कोल माइंस को शट डाउन किया गया था और रिजल्ट ये रहा था कि लाखों लोगों की जो रोजगार की व्यवस्था थी वो खत्म हुई और फिर बाद में लोग जो थे स्ट्राइक्स पे उतर आए थे, रोड पे उतर आए थे। बोला सेम चीज इंडिया में होने से दूर नहीं होगी। जिस तरीके से अभी कुछ नए चेंजेस लाने की बात की गई थी फार्म लॉज पे, रिजल्ट क्या रहा? फार्मर्स रोड पे आए कि नहीं? एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसरप्शन या इस तरीके का डिस्टर्बेंस इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, कोल या फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंसी डिक्लाइन होनी चाहिए, पर वो एब्रप्टली करो और सिंगल हैंडेडली करवाना चाहो इंडिया जैसे कंट्रीज से, तो वो चीज़ फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब देखो ऑटोमोबाइल है, सीमेंट है, स्टील है, इनमें देखो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए इंडिया ऑलरेडी कमिटेड है कि हाँ हम आने वाले सालों के अंदर 2030 तक का इंडिया ने कमिटमेंट लिया है पंचामृत के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें देखो बात ऐसी है कि इन्वेस्टर्स को आप थोड़ा सा एनकरेज करो। अब सवाल ये आ जाता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो केवल और केवल एक ही चीज़ पर दिमाग लगाते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो भाई प्रॉफिट मेकिंग पे दिमाग लगाता है, पर ये बात है ना कि उन्होंने पैसा जो कमाया है अभी तक जिन भी कंपनीज ने, उनसे एक बार उनकी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इंडिकेटर्स के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना जरूरी है कि उन्होंने अभी तक कितना एनवायरमेंट को डैमेज किया है, उसके लिए क्या उनकी जिम्मेदारी साबित होनी चाहिए, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए उन्होंने कुछ किया कि नहीं। वैसे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर चल रहा है,
पर फिर भी वहां पर इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कितना डिसरप्शन इन्होंने किया है। अब इसमें आप देख सकते हो सारी, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी बेसिस पे कोई कंपनी काम कर रही हो, ई कॉमर्स पे काम कर रही हो, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही हो, इन सब की जिम्मेदारी फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर सवाल यह है कि क्या वो अपनी कमिटमेंट्स को या अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग के अलावा जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल कर रही हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर जो भी होगा वो इस चीज पे दिमाग लगाता है कि कहां पर हमें जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि दबाव ना पड़े। वैसे तो देखो आजकल ग्रीन बॉन्ड्स का जमाना है कि भाई एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस, तीनों चीजों को जो भी कंपनी अच्छे से मैनेज करती है उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आजकल अच्छे खासे आने लग गए हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है आजकल। क्योंकि सीधी सी बात है, आज अगर मैं या फिर हम किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे या फिर फील करें कि हाँ कौन सी कंपनी अच्छी है, तो हम सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गवर्नेंस वाले सारे सेगमेंट्स में एनालिसिस करेंगे कि हाँ यार ये कंपनी ठीक काम कर रही है, इस कंपनी की तरफ ज़्यादा रुझान होना चाहिए, या फिर हमारे पास पैसे होंगे तो डेफिनेटली हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए देखो जो पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं। अब वो ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज किए जाने के ऊपर भी एक मुद्दा आ जाता है कि कोविड-19 ने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी कि हम इन्वेस्ट किसके ऊपर कर रहे हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन इंश्योर करे। ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन जो इंश्योर करेगा उसी कंपनी की तरफ अपने आप से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। आज अगर ये जो ग्रीन बॉन्ड्स जिनको हम ESG फंड बोल सकते हैं, ओवरऑल इसकी वैल्यू लगभग $51.1 बिलियन तक तो राइज हो चुकी है। बॉन्ड का मतलब आप जानते ही हैं, ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनीज अपने तरफ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के बेसिस पे, किया ये पार्टनरशिप नहीं होती, सॉरी शेयरिंग में होती है, उधार लेती हैं कंपनी मार्केट से। ठीक है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जी हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करेंगे। अब सवाल ये है कि टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उसके हिसाब से ये कैपिटलाइजेशन जो होना चाहिए इन ग्रीन बॉन्ड्स का वो नहीं हो रहा। मतलब मार्केट से पैसा तो उठा लिया ग्रीन बॉन्ड्स का नाम लेकर के, पर क्या एक्चुअल में वो ग्रीन एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है कंपनीज? इसका मतलब क्या हो गया कि हम केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड रहें, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क राइज करता है। क्योंकि जब भी मार्केट से पैसा उठाना होता है कॉरपोरेट्स को, तो वो लॉफ्टी प्रोमिसेस कर देते हैं और वो प्रोमिसेस को फिर बाद में फुलफिल करने की बात आती है तो वो कंपनियां फुलफिल नहीं कर पाती है। तो ऐसे में वर्ल्ड अराउंड जितनी भी कॉरपोरेट कंपनीज हैं वहां पर इन्वेस्टर्स के साथ में एक तरीके से धोखा किया जा रहा है कि हाँ जी पैसा तो इन्वेस्ट करा लिया पर उनके साथ में काम नहीं हो रहा। अब होता क्या है, देखो कि जब कभी भी कोई कंपनी अगर गड़बड़ करती है तो उसका नुकसान अल्टीमेटली वो कंपनी में जो लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको तो बेनिफिट हो गया, बाकी उसका नुकसान उठाना पड़ता है पूरी ह्यूमन कम्युनिटी को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या करना चाहिए, बात आ जाती है कि केवल प्राइवेट फाइनेंस पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जो एक गैप आ रहा है ना यहाँ पर ट्रांजिशन का, हम जो एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाह रहे हैं उसके लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी आगे आने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सोसाइटी में कॉरपोरेट स्पेंडिंग ही नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए पब्लिक फाइनेंस को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। मतलब सरकार को भी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को भी कॉरपोरेट हाउसेस के साथ में मिलके काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए पहला काम तो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को हमें रिड्यूस करना है। अब सवाल ये आ जाता है कि फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड सरकारों के पास में तो रेवेन्यू कलेक्शन ज़बरदस्त होता है, उसको वो कैसे डिक्लाइन करेगी? क्योंकि पिछले अगर कुछ टाइम की बात करें तो लगभग 63 कंट्रीज, जिनमें चाइना भी है, चिली भी है, मलेशिया भी है, मैक्सिको है, जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए अपनी जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी उसको कम किया है ना, तो उनकी जो रेटिंग है, ठीक है, जो क्रेडिट एजेंसीज रिलीज करती है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है, फिच, इन्होंने इनकी रेटिंग डाउन कर दी। क्यों? क्योंकि सरकारों के पास में पैसा कम इकट्ठा हुआ, रेवेन्यू कम आया, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम की, तो इस वजह से उनकी रेटिंग डाउन कर दी कि हाँ भाई यहाँ की सरकारें, यहाँ की जो सोवरेंस है, सोवरन वर्ड अगर कहीं आता तो सरकार मानना आप, तो सोवरेंस है वो कहीं ना कहीं अपनी पावर में डिक्लाइन कर रहे हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। तो ये तो अपने आप में रिस्क वाली चीज हो गई कि अगर एक देश की सरकार
फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करती है, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए, तो उस केस में उनके पास में रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा। रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया तो सोवरन का जो एक कहता है ना कि फिस्कल कैपेसिटी है वो डिक्लाइन कर जाएगी, और फिस्कल कैपेसिटी अगर डिक्लाइन कर गई तो जो हम पब्लिक सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं यहां पर एनर्जी ट्रांसमिशन में, एनर्जी ट्रांजिशन में, वो कैसे फुलफिल होगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन ये आता है कि सोवरन जो है वो डेट राइज कर सकते हैं, मार्केट से पैसा उधार ले सकते हैं। पर सवाल ये है मार्केट में लोग पैसा कब इन्वेस्ट करते हैं, जब यूं लगे कि हाँ जी सोवरन थोड़े से रिलायबल हैं, या फिर जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी देश की ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर इंडिया की क्रेडिट रेटिंग अगर इंटरनेशनल अच्छी रहती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इन्वेस्टमेंट आता है कि नहीं। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास में पैसा ही कम आएगा तो उस केस में रेवेन्यू के तौर पे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी हम डाउन करने की बात कर रहे हैं, तो बोलो उस केस में तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। एक तो ये मुद्दा हाईलाइट हो रहा है, ये एक कहते हैं ना कि ये ऑप्शन थोड़ा सा अनवायबल हो जाता है कि हम कैसे अचानक से फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, जबकि हमारे पास में इतना कोई फॉरेक्स भी नहीं अवेलेबल है। ठीक है, चाइना के पास में तो 3-4 हज़ार बिलियन के लगभग इकट्ठा है फॉरेक्स अगर बात करें, हमारे पास में तो कितना है 600 $625 बिलियन के लगभग ही है कि नहीं फॉरेक्स की अगर बात करें तो फिर दूसरा मुद्दा यह आ जाता है कि अगर हम कार्बन इंटेंसिव सेक्टर की बात करें जहां से कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, अगर उस पर हमारे डिपेंडेंसी रिड्यूस करें तो बैंकों का हाल बिगड़ जाएगा, क्योंकि बैंक जितना भी लोन देते हैं उसका लगभग 10% तो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स में है। फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर हो, चाहे सीमेंट सेक्टर हो, चाहे आयरन स्टील सेक्टर हो, तो ऐसे में बैंकों की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी कि फिर ये लोन किसको देंगे, है कि नहीं, अगर इस तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन और ये होता है। ओईसीडी कंट्रीज ने भी अपनी तरफ से ये सजेशन दिया है कि भाई एमिशन को रिड्यूस करने का तरीका एक है। अब यहाँ पर क्या तरीका हो सकता है वो देखते हैं। वो ये कि फॉसिल फ्यूल में जो टैक्सेशन है बोलो उसको हम बहुत ज़्यादा कर दें, हाई टैक्सेशन रेट पर काम करना शुरू कर देंगे, तो उससे बोले एक तो क्या होगा, रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगी सरकारों के पास में, और दूसरा लोग जो हैं वो हाई टैक्स रेट को देखते हुए धीरे धीरे ट्रांजिशन करना शुरू कर देंगे नॉन फॉसिल फ्यूल पे जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी। पर इसके बाद में ये बात आ जाती है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है पेट्रोल डीजल कोयला ये 3 चीज़ें अगर इंडिया में महंगी हो गई तो हमारे लिए तो ये भी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में रास्ता क्या बच जाता है, तो एक हो चाहे दो हो। अभी हमने देखा ना कि प्राइवेट सेक्टर है वो बोलने को तो बोल रहा है पर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर करना चाहे तो एक तो फिस्कल स्पेस है वो कम बचता है, और दूसरा फिस्कल स्पेस कम बचता है तो उसके बाद में रेटिंग एजेंसीज उनकी रेटिंग डाउन कर देती है तो इन्वेस्टमेंट कम आता है। तीसरा, अगर यहाँ पर टैक्सेशन को हम राइज करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। चौथा, बैंकों की डिपेंडेंसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बैंक भी है वो भी उधार देते हैं, उनसे उनका भी काम चलता है। तो अगर इस तरीके से फॉसिल फ्यूल बेस्ड सिस्टम को अगर हम बिल्कुल ही आउट ले जाने की बात करें तो बोला चैलेंजेस तो बहुत हैं, चाहे एक रास्ते से करो चाहे दूसरे रास्ते से। तो ऐसे में क्या किया जाए, साथ में मिलकर के काम करे तो ही ठीक रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। वैसे तो काउंसिल ऑन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड वाटर उनके द्वारा ऑलरेडी कहा जा चुका है कि नेट जीरो टारगेट के लिए अगर काम करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो $10.1 ट्रिलियन की जरूरत है। अब $10.1 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है अपने आप में, ठीक है। फिर आगे देखें कि अभी डेवलप्ड कंट्रीज ने कमिटमेंट क्या दे रखा है कि क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए हम बोला $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को दे देंगे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी साथ में करेंगे। पर सवाल यह है कि $100 बिलियन का पैसा है वो ही नहीं मिल रहा, तो $10.1 ट्रिलियन कहां से अरेंज हो जाएगा। तो ऐसे में देखो मल्टीलेटरल या फिर आप देख सकते हो प्राइवेट कैपिटल्स, ठीक है, उनको अपने कमिटमेंट्स पूरे करने होंगे जिससे कि वो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। जितनी सस्ती टेक्नोलॉजी होगी तब जाकर के कोई काम हो पाएगा, जिससे कि ट्रांजिशन भी आसानी से हो। और इसके अलावा जो सोवरन बोरोइंग है, ठीक है, इसमें इस ट्रांजिशन बेस्ड काम किया जाए, ठीक है। और जो रेटिंग एजेंसीज है ना वो खिलवाड़ ना करे बीच में, क्योंकि सीधी सी बात है कि लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए पहली चीज, दूसरी चीज अगर रेटिंग किसी भी कंट्री की डाउन नहीं जाए तो वो सरकारें फिर एनकरेज्ड फील करेंगी, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी आता रहेगा और जो ट्रांजिशन है वो भी होता रहेगा।
तो ये एक मुद्दा कहीं ना कहीं पेचीदियां लेकर के आता है। तो सीधी सी बात है कि लो कार्बन ट्रांजिशन एक्यूरेटली एसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंशियली कम से कम, कि हाँ भाई कितना क्या नुकसान या कितना रिस्क है पैसों के मामले में, तब जाकर के एक प्रॉपर ट्रांजिशन हो पाएगा। नहीं तो क्या है, वल्नरेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, वेरिएशन बहुत ज़्यादा हैं, और इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए तो स्पेसिफिकली, क्योंकि सीधी सी बात है हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी भी देख सकते हैं कि क्राइसिस का ही सामना कर रही है, और कोविड ने और ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। तो इस केस में बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है इन सारे ट्रांजिशनल इश्यूज़ को। ठीक है, तो ये मुद्दा था कि कैसे हम आगे हो सकते हैं, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ, या फिर जो हमारी डिपेंडेंसी है ग्लासगो समिट के अंडर में, उसके हिसाब से। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है प्रिपेयरिंग फॉर ओमिक्रॉन। आर्टिकल को लिखा है शाहिद जामिल ने। देखो, ओमिक्रॉन वायरस, ये जो कोविड का वेरिएंट आया है, साउथ अफ्रीका से इसको डिटेक्ट किया गया था नवंबर 24 को, और अभी तक लगभग 77 कंट्रीज़ में फैल चुका है। और स्टडीज़ ये कहती हैं कि अभी तक नई मॉडलिंग जो स्टडीज़ है वो ये कहती हैं कि 25,000 से 75,000 डेथ्स जो हैं वो इंग्लैंड में हो जाएंगी अप्रैल 2022 के एंड तक। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, वाकई में बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग मुद्दा अभी आ रहा है। सेकेंड वेव हम ऑलरेडी झेल चुके हैं, तो अब ये थर्ड वेव आए उसके पहले पहले हमें थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लैंड, जहां पर 70% पॉपुलेशन को डबल डोज मिल चुकी है और 35% पॉपुलेशन को बूस्टर डोज मिल चुकी है, उसके बावजूद इतनी डेथ्स प्रिडिक्ट की जा रही हैं, तो इंडिया में आप समझ सकते हो हाल क्या होगा। वो बात ठीक है कि ओमिक्रॉन में अभी तक थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि डेथ रेट या हॉस्पिटलाइजेशन है वो थोड़ा सा कम है, पर वही चीज़ है कि अभी भी हम इसको पोलाइटली नहीं ले सकते। इसके आगे अगर देखें तो अभी तक ओमिक्रॉन एक इकलौता एक ऐसा वायरस म्यूटेशन हो रखा है कोविड का जिसमें 50 के लगभग म्यूटेशन है। मतलब वुहान में जब वायरस आउटब्रेक हुआ था ना, इस वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तब से लेकर अगर ओमिक्रॉन को अगर कंपेयर किया जाए तो 50 चेंजेस आ चुके हैं, और उनमें से 32 चेंजेस तो हैं जो प्रोटीन के बाहर की जो स्पाइक्स है ना उनमें, और 10 चेंजेस आ चुके हैं प्रोटीन के उस कंटेंट में जो कि हमारी सेल्स में एंटर होने के लिए जो प्रोटीन का कंटेंट अलाउ करता है इस वायरस को। तो ऐसे 50 वेरिएशन आना, और 50 वेरिएशन आने के बाद में, और ये पहला ऐसा वेरिएंट है इस कोविड का जो कि एक साथ इतने सारे वेरिएशन दिखा रहा है। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका से लेकर अभी तक की जो स्टडीज है वो तो देखो अपने आप में थोड़ी सी कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी, तो क्या मतलब हल्का सा रिलैक्स करने वाली, तो ये है कि डेल्टा वेरिएंट जितना घातक साबित हुआ था ना हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, बोलो उससे थोड़ा सा कम ही ये शो कर रहा है अपनी, एक कह सकते हैं ना कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत को। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में देखें डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में तो 19 से 29% तक हॉस्पिटलाइजेशन की कम जरूरत पड़ेगी डेल्टा के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन पेशेंट्स को। ठीक है, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है उन्होंने 15 दिसंबर को अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की थी। उनका ये कहना है कि ये इसका जो ट्रांसमिशन है, इन्फेक्शन की जो स्पीड है, ये डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना ज्यादा है। एक ये, और जो इन्फेक्शन मेनली होता है वो ह्यूमन एयरवेज में, हम सांस लेते हैं ना, सांस की जो नली होती है, बोले सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वहां पर है। हाँ, लंग्स में जो लोअर पार्ट है वहां पर इसका इन्फेक्शन नहीं है। तो जहां तक है डेडलीस्ट तो अभी तक साबित नहीं हो रहा है। ये डिजीज की सीवियरिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है अगर लंग्स के नीचे वाले पार्ट में अगर इन्फेक्शन नहीं जाता है। फिर लेबोरेटरीज की स्टडीज के हिसाब से देखें तो वैक्सीनेशन जो मिला हुआ है, जैसे कि किसी को डबल डोज मिली हुई है या किसी ने बूस्टर लिया हुआ है तीसरी डोज, तो उस केस में देखो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस आ जाती है। जैसे फाइजर का अगर किसी ने वैक्सीन लिया है, ठीक है, फर्स्ट रीड आउट तो ये कहता है कि फाइजर वैक्सीन अगर किसी ने लिया है और उसको 5 महीने के लगभग हो गया है, तो ऐसे में देखो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में तो उसकी वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी है, डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में तो 60% तक रहेगी, और ओमिक्रॉन के अगेंस्ट में केवल 34% रहेगी। और अगर किसी ने 2 डोज के बाद में अब रिसेंट एक बूस्टर डोज ले ली तो बोलो उसकी इफेक्टिवनेस उस वैक्सीन की डेल्टा के खिलाफ तो 95% है और ओमिक्रॉन के पास में अगेंस्ट में 75%। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज प्रोवाइड करना जरूरी है।
फिर इसके बाद में इंडिया की बात आ जाती है। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? देखो, जब 4th नेशनल सेरो सर्वे किया गया था, ब्लड टेस्टिंग हुई थी 2021 की जुलाई में, तब ये पता पड़ा कि लगभग 67.6% इंडियंस जो हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज मिली हैं, चाहे फिर वो वैक्सीन की वजह से हो या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो। पर सवाल ये आ जाता है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। जो एक कहते हैं ना कि इन्फेक्शन की वजह से जो एंटीबॉडीज जनरेट हुई है, बोलो वो एंटीबॉडीज इतनी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। अभी तक लगभग 1.3 बिलियन 130 करोड़ बिलियन डोजेस दी जा चुकी हैं, जिनमें से डबल डोज तो केवल 38% इंडियन पॉपुलेशन को मिली है और सिंगल डोज जो है वो 59% पॉपुलेशन को ही मिल पाई है इंडिया में। तो हमारे अभी भी यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है जिनको डबल डोज मिलना बाकी है, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बूस्टर्स की। ठीक है, इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए भी अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है कि उनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, ओमिक्रॉन को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो प्रायर इन्फेक्शन की बजाय वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। बोले रिसर्च ये बात कहती है। इसके अलावा इंडिया को वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत जल्दी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और अभी आप देखो कि किसी इंडिविजुअल ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज ले रखी है, तो फिर बाद में बूस्टर डोज उसका दूसरा वेरिएंट का देना होगा, चाहे फिर वो कोवैक्सीन मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म बेस्ड देना होगा। ये साइंटिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी देख लिया था, डिस्कशन किया था जब हमारा न्यूज़पेपर का, कि कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन या फिर स्पुतनिक, इन पे बेस्ड अगर किसी को वैक्सीनेशन मिला हुआ है तो उसके कंपैरिजन में अब जो वैक्सीन के नए जो आ रहे हैं ऑप्शंस, उन पर हमें रिलाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया में 90% डोजेस जो दी गई हैं, जितनी भी डोजेज उनका 90% कोविशील्ड है, तो इसके लिए दूसरे ऑप्शंस पे रिलाई करने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो कोवैक्सीन पे आप रिलाई करो, ठीक है, या फिर किसी को अगर 2 वैक्सीन कोवैक्सीन के मिले हुए हैं तो वो कोविशील्ड पे रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए वैक्सीन जाइडस कोव डी, ये भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कोवोवैक्स, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहा है, ये यूएसए की कंपनी है नोवावैक्स, उसका वैक्सीन का वेरिएंट है। ठीक है, उसका भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि 3rd फेज में अभी ट्रायल्स में चल रहा है, ठीक, कंप्लीट कर चुका है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कॉर्बेवैक्स ई, जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई। ठीक है, और पार्टनरशिप में है यूएसए के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन और डायनावैक्स टेक्नोलॉजीज। तो ऐसे में बोला कैसे भी करके हमें बूस्टर डोज के लिए पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पेन को भुगत चुके हैं पिछली जो 2nd वेव बीती है उसमें। तो ऐसे में सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, जिनमें जुखाम, बुखार, खांसी, ये सिम्टम्स दिखने वाले होंगे। तो ऐसे में ग्लोबल डेटा के हिसाब से देखें तो हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें आग लगने का इंतजार नहीं करने की ज़रूरत है, कुआं पहले ही खोद के तैयार रखो। ठीक है, तो इस डिस्कशन में 3 आर्टिकल्स थे, तीनों को डिटेल में हमने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।